कोरोना क्राइसिस से देश के सारे लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसमें नए ट्रेंड में ये दिखलाई पड़ रहा है कि लॉकडाउन कब हटे ना हटे, लेकिन महाराष्ट्र में इन्फेक्शन कर्व सबसे ज्यादा स्टीप है और उसमें भी मुंबई में सबसे ज्यादा स्टीप है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का गेम प्लान क्या है, इसको समझने के लिए हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जयंत पाटिल साहब से। और खास इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ मुंबई जैसी घनी आबादी का इलाका, दूसरी तरफ इस्लामपुर जैसा उनका जो इलाका है, एक छोटा इलाका, वहां कंटेनमेंट कैसे किया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को समझना चाहिए। पाटिल साहब, आपने इतनी व्यस्तता के बीच में हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि लॉकडाउन कब हटेगा और उसके बाद की तैयारी के बारे में बताइए। अभी लॉकडाउन की अंतिम तारीख तो 14 तारीख है, लेकिन देश का माहौल देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि, और खास तौर पे मुंबई और पूना में जो संख्या बढ़ रही है, डेथ भी बढ़ रही है, तो हम सारे चिंतित है। और इसीलिए शायद अभी निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन शायद ये लॉकडाउन एक्सटेंड करने पे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये मान के चलें कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन तो बढ़ रहा है, यानी 30 अप्रैल तक तो मान के ही चलें। हम 1-2 दिन में स्टेट कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर साहब और हम सब बैठ के उसका निर्णय कर लेंगे। अभी कितने कार्यकाल के लिए लॉकडाउन, नेक्स्ट लॉकडाउन होगा, इसके ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ जी। लॉकडाउन को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो जो सप्लाई डिसरप्शन है वो और सीरियस होता जा रहा है। जाहिर है कि सरकार एफर्ट पूरा कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी उसमें गैप्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सप्लाई चेन का संबंध सिर्फ महाराष्ट्र से तो है नहीं, पूरे देश से है। खास करके बॉम्बे तो अभी भी लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रखना पड़ा तो इसको मैनेज कैसे करने की तैयारी हो रही है? सप्लाई चेन और खास तौर पे जो चीजें प्रदेश से आने की आवश्यकता है, उसके लिए बॉम्बे पोर्ट, JNPT जो सबसे बड़ा पोर्ट है, वो चालू कर दिया गया है। लेकिन सप्लाई चेन आप जो कहते हैं वो बराबर है। काफी हद तक बहुत समस्या शुरू में हमें दिखाई दी। थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस, अगर 2 दिन का सहूलत होती पहले, तो शायद लोग ऑर्गेनाइज होके ये चीज कर पाते। लेकिन बहुत जगह पे अभी वेजिटेबल्स पहुंचने के लिए बहुत समस्या हो गई है, क्योंकि हमारे देहात में वेजिटेबल्स इंडिविजुअली जाके सेल करने को कोई हमने मनाही नहीं की है। लेकिन जो सबसे बड़े शहर है, मुंबई हो, पुणे हो, पिंपरी चिंचवड हो, नासिक हो, जो भी बड़ा शहर है, वहाँ पे जो सब्जी बेचने का मंडी है, वहाँ पे लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि वहाँ ही शायद ये लॉकडाउन का मकसद पराजित हो जाता है। और इसीलिए हमने कल कैबिनेट में निर्णय लिया कि 8 दिन सब्जी मंडियां बंद किए जाए। ये जो किराना माल की दुकानें हैं, ग्रोसरी शॉप्स, उसमें भी अभी ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो रहा है। इसलिए गांव में, देहात में ये ग्रोसरी के प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए, और इसीलिए हम महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं कि सारी किराना माल की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। थोड़ा मुंबई के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद इन्फेक्शन के नए केसेस की यहाँ पर है, डेंस इलाके हैं, और इसको ये कमर्शियल कैपिटल होने के कारण इकोनॉमी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ही ह्यूमंगस चैलेंज है। मुझे थोड़ा स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स वाइज और ऑपरेशनल प्ले आउट कैसे होगा, उसकी थोड़ी डिटेल अगर आप दे सकते। समस्या थोड़ी सी गंभीर हो गई है, क्योंकि खास तौर पे जो झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं, अभी धारावी की जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो कहा जाती है, वहाँ पे ये वायरस पहुंच गया है और उसको कंटेनमेंट जोन्स तैयार किए हैं हमने। लेकिन वहाँ एक रूम में 6-6, 5-5, 8-8 लोग रहते हैं और कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सारी है कि जिसमें कॉमन चीजों इस्तेमाल हो जाती है, और इतनी नजदीक वहाँ की पॉपुलेशन है कि ये इसका वायरस का फैलाव जल्द से जल्द हो सकता है।
जी, तो इसलिए ऐसा हमने इमीडिएट कंटेनर वहाँ किए है। हमारी वर्ली कोलीवाड़ा जो और एक थिक पॉपुलेशन है, वो झोपड़पट्टी नहीं है, लेकिन कोलीवाड़ा जो है वो पूरा एक नैरो स्ट्रिप पे एस्टैब्लिश हुआ है, और वहां पे उनको अंदर जाने के लिए एक ही कॉमन रास्ता है, और वहां भी कुछ लोग हमें पाए गए जो पॉजिटिव कोरोना से थे, इसीलिए वहां भी कंटेनमेंट जोन तैयार किया गया है। और मुंबई में अलग अलग जहाँ अलग अलग जगह पे हमें पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, इसलिए जहां मिलते हैं वहां वो बिल्डिंग सील करना, उसके अंदर के लोगों को बाहर न आने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई के और पुलिस डिपार्टमेंट साथ में मिलकर कर रहे हैं। जी, थोड़ा आप अपने इलाके इस्लामपुर के बारे में बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब शुरुआत हुई तो मेरा ख्याल है कि इस्लामपुर में शुरू में ही समस्या शुरू हो गई थी। वहां पर कैसे कंटेन किया और वहां की लर्निंग्स क्या है, मतलब सक्सेस वाइज भी फेल्योर वाइज भी क्या लर्निंग्स है? वहां पे एक फैमिली उमरा से, सऊदी अरेबिया से आई, इस्लामपुर में वो दिल्ली आई, दिल्ली से मुंबई आई, मुंबई से इस्लाम आई, और उसका उन्होंने 16 तारीख को, वो पहले मेरे ख्याल से कुछ बात 14 तारीख को पहुंचे, 15 तारीख को वहां थे, वो वहां से आए, इसके आनंद में उन्होंने कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाया। बाद में 16 तारीख को वो हॉस्पिटल जाके उन्होंने दिखाया, हमारे लोकल डॉक्टर ने कहा आपको सांगली जाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा, वहां गए, उन्होंने उधर टैबलेट्स दिए, उनको बोले कि होम क्वारंटाइन करो, बाहर मत निकलो। लेकिन बाद में 19 तारीख से जो भी प्रदेश से आए हैं उनके हाथ पे स्टैंपिंग करना हमने शुरू किया एज ए गार्डियन मिनिस्टर। 18 तारीख को मैंने मीटिंग करके सारे जिले में जो जो प्रदेश से आए हैं उनको स्टैंपिंग करने का काम चालू किया। 19 को उनके हाथ पे स्टैंपिंग हो गए, लेकिन 20-21 को जिनको स्टैंप होते हैं उनको घर रहना पड़ता है, होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली किया था। जो पुणे मुंबई से आए उनको भी होम क्वारंटाइन हमने किया था, उनको भी बाहर आने को हमने इजाजत नहीं दी थी। और खास तौर पर ये जो फैमिली है उनको 21-22 को थोड़ा सा लगा कि और एक बार टेस्ट किया जाए, तो वो सांगली गए, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। 22-23 को जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तब उनके संपर्क में जो जो उसके पहले आए थे उस हर आदमी की इंक्वायरी की गई, हर एक को इकट्ठा किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, इमीडिएट आइसोलेशन, सेम इवनिंग एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको आइसोलेट किया गया। और वो जहां रहते हैं उसके आसपास का सारा एरिया समझो 400-300 मीटर के अंदर, बाद में थोड़ा बढ़ा दिया, 600-800 मीटर तक गए, लेकिन पूरा जोन कंटेनमेंट जोन तैयार किया गया। उसमें न कोई अंदर गया न कोई बाहर आया। जो अंदर लोग थे जिनको ये ग्रोसरी और बाकी चीजों की जरूरत थी, वहां फॉर्चुनेटली 1-2-3 शॉप थे और इसलिए वहां का सर्विस वहां हो गया, लेकिन अंदर से किसी को बाहर आने को, घर से भी बाहर किसी को हमने आने को नहीं दिया। बहुत स्ट्रिक्ट वहां ऑब्जर्व किया गया, और जो ये फैमिली थी उनको सबको वहां से बाहर निकाला गया। जो 24 लोग थे उनको, और साथ में और 13 लोग थे उनको भी आइसोलेट किया गया। 24 लोग जो पॉजिटिव थे वो सिविल हॉस्पिटल में सांगली में दाखिल किए गए, और जो 13 लोग थे उनको हमने इस्लामपुर शहर के बाहर एक हॉस्टल में आइसोलेट करके रखा। जो निगेटिव थे उनको भी आइसोलेट किया क्योंकि उनका उनसे संपर्क आ चुका था। उसके बाद में पहले 4, बाद में 5, बाद में 3, बाद में 12, ऐसे संख्या में लोग पॉजिटिव आते गए। और वो सारे लोगों को आइसोलेट करने के बाद इस्लामपुर शहर में खास अभी भी वहां पे कंटेनमेंट जोन फिक्स किया गया है। हमें थोड़ी आशंका है कि शायद एक आध दूसरा और बाहर निकले, पॉजिटिव निकले, तो कह नहीं सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और कल की इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ये सारे 24 लोग अभी निगेटिव हो गए, सारे पूरे के पूरे वहां से हॉस्पिटल से अलग जगह जाके बैठे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया,
फिर भी हम सोचते हैं कि और 4-6 दिन उनको अलग रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। अब इससे आते हैं वापस एक बार मुंबई की तरफ। जैसा आपने बताया कि आबादी को इस तरीके से कंटेन कर पाए क्योंकि वहां की ज्योग्राफी अलाउ करती है। यहाँ पर चूंकि अब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, केसेस कुछ इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो उन आबादी को अलग करके, स्कैटर करके डिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा। क्या आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हजारों लाखों लोगों को टेम्पररी निवास में डालने की जरूरत पड़ेगी? मैदान हो, स्टेडियम हो, हॉल्स हो, खाली इमारतें हो, वहां इन आबादी को स्प्रेड करके ले जा करके कंटेन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ये। हाँ, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा आह्वानात्मक सिचुएशन है, और खास तौर पे जो डेंसिटी जहाँ ज्यादा है वहां अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमें उनका ट्रैकिंग करना पड़ता है। उनकी ट्रैकिंग करने के बाद जो जो संपर्क में आया उन सारे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स, अधूरी बिल्डिंग्स है या जहाँ पे एम्प्टी बिल्डिंग्स है, वहां रखने के लिए हमने अभी शुरुआत की है। लेकिन आप जो कहते हैं ये अगर बहुत बढ़ गया तो शायद हमें ग्राउंड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइसोलेशन इज द ओनली आंसर। अच्छा, जो स्टेट के एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इन्फेक्शन कर्व को देखते हुए आगे के लिए क्या प्रोजेक्शन दे रहे हैं? ऐसी रफ्तार रहेगी, यहाँ से होगी, या यहाँ से और होने का एक चिंताजनक समाचार आ सकता है? एक हमारे मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, ये जो इलाके हैं सबसे डेंस इलाके हैं। ग्रेटर मुंबई में ये सारी समस्या है। सिर्फ मुंबई यानी मुंबई सिटी नहीं, 2.25 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं वो नहीं, उसके बाहर वसई, विरार, भाईंदर, ठाणे, मीरा भाईंदर, अंबरनाथ, अलग अलग सिटीज भी है। बहुत बड़ी संख्या इसी मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, और इसीलिए हमें ये अलगीकरण करना, सेपरेशन, आइसोलेशन करना, जिनको हुआ है, जो पॉजिटिव है, उनकी ट्रीटमेंट बराबर करना, इसमें जो अलग अलग विकारों से, व्याधियों से पहले से ही जर्जर लोग हुए हैं या तकलीफ में हैं, उनको अगर पॉजिटिव होता है तो उनकी समस्या बहुत गंभीर होती है। उनको कैसे ट्रीट करना, मुंबई में 4 से 5 हॉस्पिटल ऐसे रेडी किए गए हैं कि जिसमें ये हमारे सारे लोग हम एडमिट कर सकते हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, जितना दवाई चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और जो गरीब लोग हैं जिनका रोजगार जा रहा है उनको मदद देनी है, तो इतना बड़ा खर्च मैनेज करने के लिए महाराष्ट्र कैसे प्लान कर रहा है और केंद्र से किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलके ये जो फेयर प्राइस शॉप्स है वहां पे धान्य की उपलब्धि कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जिनको फेयर प्राइस शॉप में प्राथमिक गट, जो प्राधान्य गट जो कहलाता है, जिसको केंद्र सरकार से मदद मिलती है, उनके अलावा जो लोग हैं उनके पास जो कार्ड्स है, उनको भी महाराष्ट्र सरकार ने 3.7 करोड़ लोग हैं, उनको भी कार्ड के ऊपर राशन देना महाराष्ट्र सरकार ने 2 महीने के लिए शुरू किया है। तो उनको भी रेशन कार्ड पे धान्य मिल रहा है। और जिनको रेशन कार्ड ही नहीं है, जो बाहर के स्टेट से यहाँ पे आए हैं, उनको खाने के लिए हमारी महाराष्ट्र सरकार की पहले से एक योजना है, शिव भोजन योजना। तो शिव भोजन की व्यवस्था हर शहर में अलग अलग इलाके में शुरू की गई है, उसको बहुत बढ़ाया है बड़े पैमाने पे, और वहां पे अब शिव भोजन दिया जा रहा है। जहाँ काफी एनजीओज काम कर रहे हैं, जो एनजीओ का हेल्प मिल रही है, वहां शिव भोजन नहीं है, एनजीओ वहां मदद कर रही है। तो अलग अलग सारे लोग इकट्ठा के इसमें से कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बाकी दुनिया के कई देशों में और राज्यों में जो गरीबों के अलावा लोअर मिडिल क्लास बोल रहे हैं या मिडिल क्लास बोले, जो हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड
करके उनके भी रोजगार जा रहे हैं। क्या किसी बड़े कैश ट्रांसफर का भी प्लान है? कैश ट्रांसफर है, क्योंकि हम सारे महाराष्ट्र में 6 लाख लोगों को सरकार खाना दे रही है आज के दिन में। और जो घर पे रहते हैं, जिनको कार्ड है, जो मैंने कहा, वो अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। इसीलिए कैश ट्रांसफर का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, अभी जो पूरा इकोनॉमी में बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति समस्या निर्माण हो गई है। एक 22 मार्च से हमने लॉकडाउन किया, 31 मार्च को ईयर एंड था, ट्रेजरी में कुछ पैसा ज्यादा नहीं आया और उसका असर अप्रैल में भी दिखेगा, मई में दिखेगा, जून में भी दिखेगा। यानी आने वाले 3 महीने में कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ी ऐसी राशि हमें जरूरत पड़ेगी। और राज्यों को ये मदद केंद्र ने वर्ल्ड बैंक से $1.2 बिलियन का लोन भी पिछले कुछ दिनों में लिया है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से इस देश के हर राज्यों को ये सहायता मिलेगी। जी, चूंकि पूरी इकोनॉमी बंद है तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, इससे काम बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि स्टेट्स हो या सेंटर, बिल्कुल पुराने सारे स्टैंडर्ड को छोड़ करके बहुत बड़े पैमाने पर सोचना होगा, ये मान करके कि हमारी इकोनॉमी जीरो पे आके शुरू हो रही है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, ये तो बहुत बड़ी ठेस हमारी इकोनॉमी को पहुंची है। इसको रीस्टार्ट करने को, यानी आपको कहने की जरूरत है मुझे कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद में मुंबई शहर से, पुणे शहर से, अलग अलग रास्ते से लोग चलते चलते हमारे स्टेट से बाहर चले गए। यानी तमिलनाडु गए, कर्नाटक गए, मध्य प्रदेश गए, गुजरात गए, छत्तीसगढ़ गए। क्यों गए? तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ी अभी समस्या है और लॉकडाउन करते हुए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है कि हमें क्या खाना मिलेगा या न मिलेगा। इसलिए काफी बड़ी तादाद में लोग रास्ते पे चलते चलते निकल गए, छोटे बच्चों को साथ में लेके गए। बहुत डरावना सीन हुआ। हमने रोकने की कोशिश की, जो रोके उनको बॉर्डर के जिले पे उनको खाने का इंतजाम हमने किया है सरकार ने। लेकिन ये अगर उसमें हम अगर कहते कि हम आपको खाने के लिए अनाज की व्यवस्था हम बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में हैं, आप जहां हैं वहां ही रुको, वहां खाने का इंतजाम सरकार या लोग वहां के आपके लिए करेंगे। इतने 2 लफ्ज अगर लॉकडाउन के भाषण में अगर आ जाते तो शायद इस देश में लाखों लोग अपना जो काम का घर है वो छोड़ के अपने देहात में, गांव में नहीं जाते। बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे सामने दूसरी समस्या ये है कि जब लॉकडाउन निकलेगा तब ये सारे लोग वापस आने चाहिए। ये सारे लोग तो हमारी फैक्ट्रियों में और हमारे यहाँ के सारी चीजों को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए वो जब वापस आएंगे तो इकोनॉमी पूरी पटरी पे आ जाएगी। बिल्कुल सर, इसमें एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे कारोबारियों से बात की है। दरअसल क्या आप लोग ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि जब भी ये हेल्थ क्राइसिस खत्म होगी और लॉकडाउन लगना शुरू होगा, ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा, तो बड़े औद्योगिक केंद्रों से वर्कर एक बार अपने घर जाएगा, एक बड़ा एक्सोडस होने वाला है, ये बहुत लोगों का अनुमान है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम लॉकडाउन, ये तो बहुत हमारे मराठी में कहावत है, कोई बड़ी घटना होने के पहले की शांतता होती है, वैसे ये शांतता है। और जब लॉकडाउन निकलेगा तब पूरे देश की इकोनॉमी, सारी व्यवस्था पूरी पटरी पे लाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसका असर पूरे 6, 7, 8 महीने तक दिखाई देगा।